नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बनी योगी आदित्यनाथ सरकार का अब अलग ही तेवर दिखाई दे रहा है। सीएम पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा में अवैध संपत्तियों पर चला उनका बुलडोजर लखनऊ और प्रयागराज में भी कार्रवाई करता नजर आया। इससे पहले प्रशासन ने चंदौली, सहारनपुर में कार्रवाई की थी। बता दें कि प्रयागराज में विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 बीघे में फैली अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पीडीए ने धूमनगंज और कौशाम्बी बॉर्डर पर मोजा बजहा में ये कार्रवाई की। दरअसल खेलगांव स्कूल के सामने करीब 150 बीघे में 450 अवैध प्लॉटिंग की प्राधिकरण को सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलरों ने पीडीए से बिना लेआउट पास कराए ही प्लॉटिंग कर दी थी। पीडीए अब अवैध प्लॉटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर मार्केट बनने को लेकर बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने इस मामले से जुड़े 32 अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। उधर नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 134 और 135 में डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया। ओएसडी प्रसून द्विवेदी की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक डूब एरिया में ये सभी फार्म हाउस बनाए जा रहे थे। डूब एरिया में कोई भी निर्माण कार्य गैर कानूनी है, लेकिन भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग के जरिए फार्म हाउस का जमीन बेच देते हैं और यहाँ लोग फार्म हाउस बना लेते हैं, इसलिए यह कार्रवाई की गई। उधर पूर्वी यूपी के चंदौली में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से बनाए गए मकान को ध्वस्त कर जमीन को खाली करा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक अब इस जमीन पर पंचायत भवन और समाज कल्याण के लिए भवन निर्माण किए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन ने फरवरी में ही निर्माण कार्य को रोकने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा। इधर सहारनपुर के थाना चिल्काना क्षेत्र के गांव चालकपुर में गैंगरेप के आरोपियों के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। दरअसल सहारनपुर के थाना चिल्काना के गांव चालकपुर में एक सप्ताह पहले एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। पुलिस ने गांव चालकपुर निवासी 2 सगे भाइयों की तलाश शुरू कर दी। आरोपियों का कुछ पता नहीं चल सका तो थाना चिल्काना प्रभारी सत्येंद्र राय ने 31 मार्च को भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर गांव चालकपुर पहुंचकर बुलडोजर चला दिया। गौरतलब है कि यूपी में दूसरी बार सत्ता पाने वाली योगी सरकार बुलडोजर को लेकर काफी चर्चा में रही है और यही कारण है कि इस बार चुनाव में बुलडोजर के मुद्दे ने बहुत तूल पकड़ा। खुद सीएम योगी भी कई बार अपनी सभाओं में बुलडोजर को लेकर चर्चा कर चुके हैं और सरकार के दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर को फिर से रफ्तार देने की बात कह चुके हैं और इसी का नतीजा ये है कि योगी सरकार में एक बार फिर से बुलडोजर की रफ्तार जारी है। और इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देता है। प्रदीप भटनागर जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। यूं तो चुनावों में सर बुलडोजर का मसला बड़ा उठा था और योगी आदित्यनाथ को तो बुलडोजर बाबा कहकर पुकारा जाने लगा। आपकी इस कार्रवाई से लेकिन हर कोई संतुष्ट नहीं रहता है सर। कई लोगों का मानना है कि बुलडोजर चलाना काफी हद तक ठीक नहीं है। देखिए, अगर आप कुछ लोगों की बात करते हैं तो कुछ लोगों की परवाह तो करनी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो सदैव बदनामी के कारागार पे खड़ा रहा है और उत्तर प्रदेश एक भुखमरी कारागार पे गया है उसको अपने फायदे के लिए। आज उससे उसके सोचना है, उससे उससे सोचने की क्षमता भी रखनी है। ये सोच हमें लानी पड़ेगी। जो कुछ लोग ये कह रहे हैं, अगर कुछ लोगों की परवाह करेंगे या कुछ लोगों को खुश करेंगे तो प्रदेश में ना तो शांति दे पाएंगे, ना तो प्रदेश में 24 घंटे लाइट दे पाएंगे, ना कानून व्यवस्था दे पाएंगे और माफियाओं का राज ही दे पाएंगे अगर खुश करने में रहे तो। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जिन वादों से आई थी प्रथम पाली में और जिस वादों से दोबारा दूसरे पाली में आई है, उस पर काम करेंगे और बाखूबी काम करेंगे, आगे बढ़ चढ़े काम करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, 2500 करोड़ रुपए की जो जमीन अब तक सरकारी खाली करी गई है, बहुत बड़ी
500 करोड़ बहुत होते हैं, 2500 करोड़ की बहुत बड़ी राशि होती है जो जमीन को खाली कराई गई है, जो माफिया को कब्जे में थी। क्या पहले किसी ने कभी लिस्ट बनाई है कि 800-850 माफिया होगी? कभी ये काम किया है? कहीं प्रदेश के बारे में पता था देश को या मीडिया को कि कितना माफिया है और क्या कितनी जमीनें कब्जा रखी थी? आज उजागर हो रहा है। देखिए, मैं अभी उदाहरण के तौर पर बताऊं तो देखा आपने मेरठ का, तो देखा सोतीगंज देखा आपने, जहां तो गलती से भी रात को निकलना भी भारी था और 24 घंटे का 5 घंटे में गाड़ी का नहीं पता लगता था कहाँ चली गई बड़ी से बड़ी। आज वो सोतीगंज को बिल्कुल सुला दिया है और टुकड़ा साफ कर दिया है। अब कार चोरी नहीं होती है अब लोगों की, ये बहुत बड़ी चीज है। अब गाड़ी चोरी लगाम लग गई है प्रदेश के अंदर बहुत चीजों को लेके। हमें प्रदेश के विकास को, प्रदेश की शांति को, और जो अराजक तत्व जिन्होंने प्रदेश की जो शांति भंग कर रखी थी उस पर कार्य करना है और पुलिस को काम कराना है। मगर ये नहीं कि पुलिस अपने रवैये को चेंज करे या पुलिस अपने रवैये का गलत उपयोग करे, उससे भी हमें ध्यान देना है, नहीं ऐसा। मगर कानून को कानून के दायरे में चलने दिया जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए, उस पर राजनीति ना किया जाए, ना नेतागिरी ना दिखाई जाए तो ज्यादा बेहतर है। आज पुलिस जो है अपने आप को आजाद महसूस करती है प्रदेश की। ये वही बदनाम प्रदेश है क्या लोग जमीन और अपनी बेटी देने से डरते थे, वो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है सर। निशांत ठाकुर जी, आपका रिएक्शन भी हम चाहेंगे। बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं सर। भारतीय जनता पार्टी के साथी का सम्मान करते हुए बताऊं, उत्तर प्रदेश महंगाई से त्राही है। छात्रों से पेपर प्रतिदिन लीक हो रहे हैं, छात्रों पर कोई ध्यान नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का। जिस तरीके से पहले एजेंडे पर काम किया गया, समाजवादी पार्टी ने हमेशा यही मांग की कि इस बार जब नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तो जनता के हित में काम करे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार महोदय साहब भी मेरे बड़े गुरुजी बैठे हैं, लेकिन उनसे आप किसी से भी जानकारी ले लीजिए, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी में सरकार आई थी उन मुद्दों पर काम नहीं कर रही। जैसे पुराना छात्रों के हित में काम नहीं हुआ, पेपर लीक हो गए, बुलडोजर एक गरीब नोएडा में रिक्शा चलाने वाले के ऊपर उसका रिक्शा बुलडोजर से कुचल डाला। हंसली जी ना प्रदीप जी, हंसली जी जनता को दिखाई देती नहीं है आपको, मनगढ़ंत बातें बता लीजिए। 24 रुपए प्रति दिन के हिसाब से पेट्रोल बढ़ रहा है, आने वाले 24 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पेट्रोल बढ़ रहा है, आने वाले नवंबर दिसंबर के चुनाव में 170 रुपए के हिसाब से पेट्रोल पंप बढ़ जाएगा। लेकिन महंगाई से उत्तर प्रदेश त्राही है, महंगाई पर बात नहीं होगी। बुलडोजर जहाँ जाए चलाना, छात्रों के हित पर पेपर लीक कराया गया क्योंकि ये जानते हैं कि पेपर लीक कराने से नौकरी ये पास नहीं होंगे और नौकरी उनको नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश भटनागर जी, अभी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं सर, उसके बाद बहस की शुरुआत कर लेंगे। एक एक रिएक्शन पहले हो जाए। प्रदीप जी, हाँ बोलिए। ठाकुर साहब, बात ये है, भटनागर जी जो है या भाजपा के कोई भी साथी हो, जो छोटे नेता है छोटा झूठ, जो बड़े नेता है वो बड़ा झूठ। आप बता दीजिए इनके एजेंडे में, आप देख लीजिए कि इस एजेंडे में कौन सा एजेंडा इन्होंने काम कर दिया। अभी से 4 दिन की सरकार है, 2017 से सरकार है, छात्रों के उसमें काम नहीं कर रही है, महंगाई से पूरा उत्तर प्रदेश रही है। लेकिन जनता ढूंढतेगी क्योंकि उन्होंने वोट दिया है, ज्यादा जनता ने चाहे ढूंढते। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का जवाब बनता है कि वो जवाब दे और भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस जनता के हिसाब से सरकार को चलाए। चलिए पीयूष पंत जी, बुलडोजर की कार्रवाई पर क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? निशांत जी की आवाज ठीक करा दीजिएगा जरा। नहीं, देखिए बुलडोजर की कार्रवाई वही एक सिलसिला जो शुरू किया था योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पिछले कार्यकाल में, उसी को अब चूंकि जीतने के बाद दूसरे उत्साह से किया जा रहा है। एक उनकी ये छवि बन गई है बुलडोजर बाबा की। हालांकि बुलडोजर क्या जेवीसी मशीन जाती है, बुलडोजर तो ये नहीं है, लेकिन बुलडोजर कह दिया गया उसको। और ये छवि है, इसको और चमकाने की ये कोशिश है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि उतना ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा है जो पेपर लीक का, जैसे भी बात हुई थी, तो निश्चित रूप से सरकार के पिछले कार्यकाल में भी तमाम जो है 8-9 ऐसे घटनाएं थी जिनमें पेपर लीक हुआ था। और अभी फिर सरकार के आते ही योगी जी के जो है कि दूसरी पारी में, बताइए 12वीं क्लास का वो बच्चे जो उसके आगे जो है वो आगे पढ़ाई करने के लिए, अपना करियर चूज करने के लिए काम करते हैं, उनका पेपर 12वीं का जो है लीक हो जाता है। और ये बलिया से पूर्वांचल, वही जो योगी जी का इलाका है। और ये एक पूरा का पूरा एक माफिया है जो इस तरह काम कर रहा है, तो इस पे भी एक्शन होना चाहिए था। वही उल्टे पत्रकार को जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये दो तरह की बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, आप बुलडोजर चलाइए जो अवैध कब्जे हैं उस पे, लेकिन जो दूसरी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जो
जो स्टूडेंट के साथ, उनके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये एक नई घटना नहीं हुई बलिया वाली, इसके पहले हमने देखा था महत्वपूर्ण जो सर्विस के लिए एग्जाम्स है उनमें भी पेपर लीक हुए, एग्जाम, पढ़ाई के एग्जाम में भी पेपर लीक हो गए। तो ये एक तरह से जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है ये शिक्षा के क्षेत्र में, जिसपे कोई काबू करने में योगी आदित्यनाथ सरकार फेल हुई है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अगर आप देखिए आप लखनऊ का या इलाहाबाद का मामला ले लीजिए, तो ये एकदम से बात नहीं हुई है। वहां पे प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, लखनऊ में डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो क्या ये काम एकदम से रातों रात हुआ? क्या नहीं, बहुत समय से चल रहा था। और ये माना जा सकता है कि ये योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में भी सब कुछ चल रहा था, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया और उन अधिकारियों पे गाज क्यों नहीं गिरी जो इसमें इन्वॉल्व थे, और उन नेताओं पे क्यों नहीं बात आ रही है? आप जिनके मकान बन गए हैं उनको एकदम से रातों रात गिरा देंगे, उनको विस्थापित कर देंगे, जिनका पैसा भी लगा है उसमें। गलती वो बिल्डर की है, गलती उन अधिकारियों की है जो बिल्डर के साथ मिलके उन्होंने उस अवैध कब्जे को एक अंजाम दिया और जो जनता है उसको बेच दिया उसको। तो जनता तो उसमें फंस गई है। तो जनता के घरों पे आप जो है उन लोगों के अगर जो है कि बुलडोजर चलाते हैं, तो इसके पहले उन अधिकारियों पे कार्रवाई करिए, उन नेताओं पे कार्रवाई करिए जिनकी मिली भगत थी इसके बारे में। क्योंकि देखिए, बिना नेता के ऊपर के प्रश्रय मिले इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। जितने बिल्डर माफिया हैं ये सब बिना राजनीतिक प्रश्रय के नहीं पनपते हैं। जितना इलीगल काम होता है जमीन का, ये सब जो है नेताओं की मिली भगत से होता है। तो उनपे भी एक्शन लीजिए आप, जो बेचारे अपने आशिया के लिए जिन्होंने पैसा अपना गाढ़ी कमाई लगा दी है, आप अचानक उनपे जो है जेवीसी चला के ध्वस्त कर दे रहे हैं, बिना सुनवाई किए, बिना उनको उनसे बातचीत किए और बिना उस प्रक्रिया में जाए हुए। देखिए, कानून बना हुआ है हर तरह के लिए और कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एकदम से बुलडोजर चला लेना, ये मैं मानता हूं ये एक सरकारी आतंक का रूप है। अच्छा। सरकार आतंक नहीं फैला सकती है, सरकार को आतंक नहीं फैलाना चाहिए, सरकार को कानून के प्रति आस्था पैदा करनी चाहिए। तो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उसमें जिसको भी जो भी अपराधी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी कुर्क होनी चाहिए। न कि आप जिनके मकान बन गए, जिन्होंने मकान खरीदे, सीधे उनके मकान ढहा दे रहे हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब है कानून के तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था में लोगों की आस्था बढ़े, न कि सरकार एक आतंक के रूप में दिखाई दे कि ये तो भाई सरकारी आतंक है, जिसको चाहा उस पे बुलडोजर चला दिया, जिसपे चाहा उसको उजाड़ दिया, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए, बिना कंपनसेशन की बात किए हुए। तो ये सब भी देखने की जरूरत है। हाँ, जो इन माफियाओं की पेंशन भी लगा देते हैं, उनको आर्थिक रूप से सहायता भी दे देते हैं हर महीने। आप कह रहे हैं कंपनसेशन की बात, तो मुझे तो लग रहा है पेंशन और आर्थिक सहायता की भी बात कह लीजिए। योगी सरकार को डिसाइड कर लेना चाहिए कि भूमाफियाओं को बिठाकर क्या कुछ देना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, भूमाफिया का एक मिली भगत होती है। वो सरकार में भी लोग बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कई नेता होते हैं जिनसे होता है, और उनके बिना प्रश्रय के होता ही नहीं इस तरह काम, इलीगल काम जो है वो। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को ठगा गया है उन लोगों का भी सुनना चाहिए। उन्होंने गाढ़ी कमाई जो है अपनी लगाई है, वो इस रैकेट में शामिल नहीं होते हैं। उनको एक मकान की जरूरत होती है, सरकार मुहैया नहीं करा पाती, तो वो जो है निजी रूप से अपना मकान खरीदते हैं। वो ऐसे में एक नक्शा पास कर देना, उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। गलत जमीन पे जो नक्शा पास हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? क्या वो जो बायर है वो जिम्मेदार है? वो तो नक्शा देखता है, उसको दिखाई देता है सही है। नक्शा पास करने से लेकर अधिकारियों की मिली भगत से लेकर और नेताओं के आश्रय से लेकर तमाम चीजों का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। और आज मुझे एक शब्द वापस से याद आ गया, जब अभी कहा हमारे साथ पंत साहब जो जुड़े हुए हैं, सरकारी आतंकवाद। अब मुझे हिंदू आतंकवाद शब्द याद आ गया, जो किसने गढ़ा था, कैसे गढ़ा था, सारी चीजें आपको भी याद आ गई होंगी सर। बिल्कुल आदरणीय पंत जी को बता दूं, बड़े वरिष्ठ हैं आदरणीय पंत जी, और प्रदेश के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। आज से नहीं, करीब 25 वर्ष हो गए, शायद 25 वर्षों में जो सरकारी आमा, अगर सरकारी जितने भी अधिकारी ऊंचे हैं, अगर इंक्वायरी करा देना
सारे रोडे बैठ जाएंगे पटरी लेके और दरी बिछा के, कुछ नहीं बचेगा। इतना धन बल और इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है जो 25 वर्षों के अंदर उन्होंने कमाई है, और आज बड़ी बड़ी कंपनियां लेके बैठे हैं। इन बातों में ना जाइए पंजी, बहुत नुकसान हो जाएगा प्रदेश का और खासतौर अधिकारियों का। हमारे सामने जो वर्तमान जो व्यू है ये है सर कि जो झांसे में आ गए, जिनके साथ धोखा हो गया, आपने तो उनके घर पर बुलडोजर चलाया, नुकसान तो उनका हुआ ना। अधिकारियों पर कौन सी गाज गिरी, जिन नेताओं के आश्रय में ये सब हुआ उन पर कौन सी गाज गिरी। और दूसरी बात, प्रायोरिटी में क्या है? प्रायोरिटी में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना रखा है आपने, या यूपी की जनता को राहत देते हुए महंगाई पर काबू रखना है? मैं आपको बताऊं, जो पंत जी जिन विषयों को कह रहे हैं, लखनऊ प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, जो भी 10-12 प्लॉट जो कटे जिनमें धांधली हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें एक जो है प्लॉट बनी भी गया है, जो रिपोर्ट इन्होंने आज देखी है। अभी वो तोड़फोड़ की बारी नहीं आई है, अभी तो उसकी इंक्वायरी चल रही है। ये तो बड़ा शुक्र मानिए, कम से कम राज खुला तो सही। ये प्लॉट कैसे चुपचाप बने और कैसे हुए, प्लॉटिंग हुई पिछली सरकारों में, और जो चीजें चल रही हैं निकाली जा रही है, उन पर ध्यान भी देना चाहिए। जो आपने सरकारी आतंकवाद कहा ना, सरकारी आतंकवाद होता है कि जो फल फूल रहे थे पिछली सरकारों में, उनको देखिए जिनके मंत्री थे, जिनका नाम है याकूब कुरैशी, कई हजार करोड़ के आदमी हो गए और मंत्री रहे बहुजन समाज पार्टी के अंदर। आज कहाँ है वो? आप इनसे ही पूछे, समाजवादी पार्टी से, जो अंसारी के बेटे को दिया टिकट, इन्होंने क्या सोच के दिया? इतना बड़ा मुंह माफिया। आपने बड़ा आसानी से कह दिया वरिष्ठ पत्रकार जी कि सरकारी आतंकवाद जब चलता था तब हम आपने देखा कि मन मर्जी के प्लॉट नोएडा अथॉरिटी से निकलवा लेते थे पैसे देके। सरकारी आतंकवाद आज जो है थाने सुनते हैं, प्रशासन में लाइन लगती है, हर काम सिस्टम से होना शुरू हो चुका है। मगर क्या है, केवल सुधारना रह गया है उसको, और उसमें हमें आपको सहयोग करना पड़ेगा। हम आप मिलके काम करेंगे तभी बात बनेगी, हर काम सरकार नहीं कर सकती। और जो महंगाई की बात करी अभी कर रहे थे, जितनी भी भर्ती आज तक हुई है भर्ती कंपनी भी नहीं हो पाई, लेकिन बात तो मनगढ़ंत करते हैं, इधर उधर की बातें बताते हैं। हर कितनी भर्तियां का अंतिम हुई आप बता दीजिए। सबसे पेपर लीक हुए, अत्यधिक पेपर लीक हुए। निशांत जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर, नकारात्मक और सकारात्मक। आज हमने जब चर्चा ही बुलडोजर पर बुलाई है तो मैं कैसे इधर उधर भटक जाऊं, पहले तो मुझे ये बताइए। महंगाई पर हम पिछले एक सप्ताह से सर डिबेट कर रहे हैं, प्रदीप जी नहीं जुड़े, लेकिन पंत साहब तो एक दो डिबेट में मेरे साथ शामिल भी हुए हैं। महंगाई पर लगातार हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन आज योगी सरकार के बुलडोजर पर चर्चा चल रही है ना सर, तो उसी पर रह लेते हैं। प्रदेश में सिर्फ बुलडोजर ही थोड़ी चलेगा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सिर्फ जाली की जगह पे चलना चाहिए। छात्रों के जो पेपर जिन्होंने लीक कराए उनकी संपत्ति पे चलना चाहिए, तो किसी भी गरीब लोगों को नोएडा का केस उठा के देख लीजिए। जब पेपर लीक मसले पर चर्चा होगी सर तो आपको जरूर इन्वाइट किया जाएगा, बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूपी में सिर्फ बुलडोजर ही चलता रहेगा, लेकिन आज बहस का विषय है ये कि इस कार्रवाई को किस तरीके से देखा जा रहा है, भूमाफियाओं पर जो शिकंजा कस रही है योगी सरकार, इससे आप सहमत हैं या नहीं, ये हमारा बहस का विषय है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश की महंगाई पे निशान जी सुनिए, मैं आपको बताता हूँ पेपर लीक के बारे में, सुन लीजिए। अगर पेपर लीक हुआ और हम साइलेंट रह जाते, जिन बच्चों ने मेहनत करी वो पीछे रह जाते, जो चोर थे वो आगे बढ़ जाते। उन पे ध्यान दिया और 24 घंटे में रिजल्ट दिया, पकड़े गए। ये चीज देखिए, किसके कैरियर से और फायदा होता और किसको नुकसान होता और किसका कैरियर तबाह होता, उस पर भी ध्यान दीजिए। आप लोग तो नकल को सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देने की बात करते हैं कि हमारे सरकार आएगी तो नकल पे छूट देंगे। अरे सर, अपने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी ठीक कीजिए, अपना व्यवहार ठीक कीजिए। आप महंगाई की बात अगर कर रहे हैं, महंगाई ये मुद्दा बिल्कुल है और मैं महंगाई पे बिल्कुल बहस कर सकता हूँ और करूंगा भी। अगर पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़े तो ऐसे नहीं बढ़े, पूरे देश को पता है, विश्व को पता है। और जब पेट्रोल डीजल जो साधन बढ़ता है तो सब चीज महंगी होती है। अगर आप उसको चश्मे से देखें राजनीतिक, तो ठीक नहीं होगा। और अब मैं वापस बुलडोजर पे आता हूँ। आदरणीय पंजी, बहुत लंबे टाइम बाद उत्तर प्रदेश की आज जगी है शांति की, और उत्तर प्रदेश की बहुत लंबे टाइम कानून व्यवस्था को आगे लाने की, सरकारी बाबू जो बैठे थे कुर्सियों पे काम नहीं करते थे, उनसे काम लेने की बहुत लंबे टाइम बाद आज जगी है।
और नहीं बुलडोजर की, बुलडोजर चल तो रहा है मगर ये नहीं कि गरीबी घर पे भी चलेगा, ये गलत जगह चलेगा। और जिन ठगों ने उन गरीबों को ठगने का काम किया है, जमीन दिलाने का काम किया, क्या समझते हैं आप वो बच जाएंगे या वो महल में रह जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बड़े बड़े दुजाना गैंग, सुंदर भाटी गैंग और अंसारी गैंग सारे अंदर कर दिए। 800 लोगों की लिस्ट है और 2500 करोड़ की ऐसे ही संपत्ति नहीं छुड़वा ली गई। मैं अभी आपको बताता हूँ, गाजियाबाद के अंदर 80 करोड़ की संपत्ति छुड़वाई गई है अभी चुनाव खत्म होते ही। उस पे चल रहा था फार्म हाउस करीब 15 से 20 वर्ष से। और क्यों चल रहा था? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण से चल रहा था। आज तो सरकार ने लिस्टें बनानी शुरू करी है उत्तर प्रदेश के अंदर। जब ये कार्रवाई खत्म होगी जमीन की तो आपको पता लगेगा कि हमने 10,000 करोड़ की जमीन छुड़वाई है या 5,000 करोड़ की जमीन छुड़वाई है, 50,000 करोड़ की जमीन छुड़वाई है। अगर वो जमीन छुड़वाएंगे तो वो गरीबों के काम आएगी, वो माफिया काम नहीं आएगी। आज अगर राजनीति का स्तर उत्तर प्रदेश से अगर सुधरने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसका बढ़ावा देना है। बिल्कुल सरकार से गलती होगी, उसका विरोध भी होना चाहिए और हम आपके विरोध के लिए भी तैयार हैं, सुनने के लिए भी तैयार हैं। हमारी गलतियां होती तो हम उसे एक्सेप्ट भी करेंगे, मगर जहां गुंडे और बदमाशों की बात आ जाए तो थोड़ा सा आपको भी हमारा पक्ष लेना पड़ेगा। निशांत ठाकुर जी, आपको नहीं लगता सर वाकई में गुंडों, बदमाशों, भूमाफियाओं पर इसी तरह की कार्रवाई की जरूरत है? सर कभी पार्टी लाइन से हटकर भी एक जनरल बात की जाए तो आपको वाकई में नहीं लगता कि इस तरह की कार्रवाई वाकई में जरूरी है? माननीय योगी आदित्यनाथ भी एक महंत है। मैं उनके पर्सनली विचारधारा, मैं स्वयं सनातन धर्म से हूँ, जितने भी साथी बैठे हैं आप भी सनातन धर्म से हैं, ठीक है। इनकी पर्सनल किसी भी व्यक्ति को तो नहीं लगता है, लेकिन बुलडोजर चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए? जायज जगह में बुलडोजर चलना चाहिए। आप बात ये उठाइए कि नोएडा में बहुत सारे केसेस रिक्शा वाले के ऊपर बुलडोजर चलाया है, क्या वो जायज है? एक बुलडोजर से अलग घटना, एक आग लग गई है किसानों की, बेटे को टिकट क्यों दी आपने? तो बहुत बड़ा माफिया था, उसके बेटे को टिकट क्यों दी आपने? आजम खान के बेटे को टिकट क्यों दी? आजम खान को टिकट क्यों दी? रामपुरी किसानों की जमीन जबरदस्ती कब्जा के कॉलेज बना दिया। ध्यान भटकाने के अलावा कोई काम नहीं करती है, मुद्दे भटका कैसे ही। मैं मुद्दा नहीं भटका रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। निकाल कर ही अंसारी के बेटे को टिकट क्यों दिया आपने? बड़ा नेता बड़ा झूठ दे दिया। 350 करोड़ से ऊपर की जमीन छुड़वाई गई है, 244 गुर्गे उसके अंदर जेल चले गए। तो नए तरीके से, जनता के तरीके से सरकार चलेगी, लेकिन पूर्ण के तरीके से बड़े सरकार की बात हो या किसी की आपकी बात हो या मेरी, लेकिन पुराने एजेंडों पे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जी ये बताइए, ये बातें तो योगी आदित्यनाथ कर रहे थे ठाकुर साहब। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक बार फिर से आप सरकार बनने दीजिए, बुलडोजर इसी तरीके से चलेगा और दोगुनी कार्रवाई की जाएगी। आप बोल दीजिए नहीं कहा होगा योगी आदित्यनाथ ने ये? अरे बुलडोजर की मना किसने क्या है ये बताओ? अवैध संपत्ति आजादी होनी चाहिए, क्यों नहीं रुकनी चाहिए? अवैध संपत्तियों पर ही तो चल रहा है ना सर। अवैध संपत्तियां सरकार में कितने साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अवैध जो नवनिर्माण मकान बनाए गए हैं, बुलडोजर उनपे चल रहा है। उनको अगर उनका सर्वे हुआ होगा तो नहीं हुआ होगा, आप बता दीजिए। मीडिया के साथ ही हम लोग तो सब नहीं जानते कुछ भी। आजकल समाजवादी जितने भी सब लोग जानते हैं कि समाजवादी तो पागल है, ये तो कुछ जानते ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है, लेकिन मीडिया तो जानते हैं। क्या सर्वे जानता नहीं है कि ये नवनिर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? और कुछ निशांत ठाकुर जी से नहीं, उनको बोलने दीजिए एक बार। प्रदीप भटनागर जी वो एक बार भी अग्री नहीं कर रहे हैं कि ये इन कार्रवाइयों पर तो कम से कम अग्री कर लीजिए सर। आप महंगाई के मसले पर बोल रहे हैं, मैं अग्री करती हूँ कि महंगाई बहुत ज्यादा है और सरकार को इससे काबू में लाना चाहिए। ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है जनता के साथ। आप शिक्षा के क्षेत्र में बोलेंगे, मैं खुद कहूंगी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं है, लेकिन जब बात इस तरह की कार्रवाइयों पर आती है तब आप पीछे हट जाएंगे तो ये भी कहीं से भी जायज नहीं है। आपको मानना पड़ेगा सर कि अगर किसी की अवैध संपत्ति पर चल रही है जेसीबी, चलिए बुलडोजर भी छोड़िए, जेसीबी भी चल रही है तो वो सही है। और कौन से नवनिर्माण पर चली, कौन सी गलत संपत्ति पर बुलडोजर या जेसीबी चल गई, उसकी जानकारी आप दीजिए। मैं बोलूंगी प्रदीप भटनागर जी को कि वो देखें और इस पर कार्रवाई करवाएं। किसी के साथ नाजायज भी नहीं होना चाहिए, गलत भी नहीं होना चाहिए। आप बताइए ना, कौन से जिले में, कौन से गांव में, कौन से घर पर गलत चला दी गई जेसीबी? नोएडा के अंदर रिक्शा वाले से बुलडोजर से रिक्शा वाले की गैस की मशीन उठा करके फेंक दी गई, उसके बीवी बच्चे सड़क पर आ गए। सड़क पर आने के बाद ये कहाँ का न्याय है? भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर, अधिकारियों का बुलडोजर चलना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के सभी साथी इस बात को स्वीकार करते हैं, मैं निजी भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन जायज जगह पर जहाँ नाजायज कार्य हुए हैं वहां पर किसी गरीब को नहीं सताया जाना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीद करती है। समाजवादी पार्टी, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी, ब्रजेश कुमार सिंह समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश और बबलू श्रीवास्तव संरक्षक समाजवादी पार्टी, बिजनौर से मुनीर समाजवादी पार्टी, अम्बेडकर नगर से खान मुबारक समाजवादी पार्टी, लोनी से अमित कसाना समाजवादी पार्टी, ठीक है जी, शामली से बहुजन समाज पार्टी आकाश जाटव, मेरठ से उधम सिंह नगर समाजवादी पार्टी, मेरठ के योगेश रतोड़ा वो समाजवादी पार्टी, मुजफ्फरनगर से रतनपुर सुशील मूछ वो आपका कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी, सुंदर भाटी समाजवादी पार्टी, अनिल भाटी समाजवादी पार्टी, अनिल दुजाना जिनका बुलंदशहर के 7 विधानसभाओं में वर्चस्व था, माफिया था, संरक्षण समाजवादी पार्टी जो कि जेल से बाहर रहा और खूब बुराई करी, आज जेल में जब सरकार आई है, ठीक है जी। और लिस्ट बता देता हूँ, सिंह राज समाजवादी पार्टी, ठीक है, अंकित गुजर वाराणसी से समाजवादी पार्टी, मैं बहुत सारे नाम इतने गिना दूंगा, लखनऊ जिले से सलीम समाजवादी पार्टी, रुस्तम मोहम्मद रुस्तम को तो जानते हो लखनऊ से, जिसका अखिलेश का फोटो भी है दसियो समाजवादी पार्टी, मैंने बहुत सारे नाम गिना दूंगा मैं जिनके आप लोगों के साथ है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। और छोड़िए विकास दुबे समाजवादी पार्टी, जो कातिल है जिनका आप संरक्षण दे रहे थे, जिनका आपने चुनाव में भी विरोध करा कि आपने ब्राह्मणों के आप तो हत्यारे और क्या क्या कहा आपने, वो भी माफिया था और समाजवादी पार्टी से उसकी बहु प्रधानी लड़ चुकी थी। और क्या लोग है यार, आपका कितना आप लोगों का आतंक था, कासगंज में अभी भी आपका आतंक है, करन में आपका आतंक है अभी भी, मैनपुरी में आपका आतंक है अभी भी, अब सारी सीटें इसी आतंक के चक्कर में मैनपुरी एटा और आप अपना सफाई हार गए और सुपड़ा साफ हो गया। सरल से कैसे जीते हैं अखिलेश जी के दिल को पता है, तो इसलिए निवेदन है अभी भी आप सुधर जाइए, नहीं तो जो रही सही सीटें वो भी खत्म हो जाएगी। इनका जो है संरक्षण बंद कर दीजिए गुंडों का, अब आपको अपनी छवि में सुधार लाना पड़ेगा अगर राजनीति प्रदेश की करनी है तो। अब राजनीति प्रदेश के लोगों को जागरूक कर दिया गया है और रहे से वो भी जागरूक हो जाएंगे। लोग आज अपने पेट भरने के लिए सर उनकी नहीं, भटनागर जी आप कह रहे हैं कि रही सही सीटें चली जाएंगी समाजवादी की, तो सीटें आपकी कम हुई हैं इन चुनावों में, उनकी नहीं हुई हैं। बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ। देखिए जहाँ पे माफियाओं के जो राज थे और जहाँ पे मुस्लिमीकरण को लेकर इन विचारों को जिस तरीके से वोट बैंक के आधार को लेकर मुस्लिमों को भड़काया और बहलाया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी ये मुस्लिम विरोधी है, ये समाज हमारे समाज के विरोधी है, इसको हराना है, इस चीज पे इन्होंने काम किया और इनके जो नेता थे उन्होंने इस चीज पे भाषण भी दिया और आप लोगों ने खूब दिखाया भी। यही एक बहुत बड़ा कारण था। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा सत्ता सबको खुश है, हम सबको खुश कर सकते हैं या हमारी सत्ता शासन पसंद आया सबको, मैं ये बात नहीं बोलूंगा, मगर खुश करने के लिए नहीं बैठे। हमने तो पहले कहा था कर लेते हैं, ठीक है मैं खत्म कर रहा हूं। पीयूष पंत जी, आपने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए बोला सरकारी आतंकवाद, सर तो पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, उसे किस तरह का आतंकवाद आप करारेंगे? देखिए मैंने आतंकवाद किस संदर्भ में कहा, मैंने कहा अगर बिना कानून और के प्रावधानों को फॉलो किए हुए आप सीधे जो है कि कार्रवाई करेंगे और जो है जेवीसी चला देंगे और सब कुछ तोड़ फोड़ कर देंगे, तो ये एक आतंकी जो सरकारी हिंसा या सरकारी आतंक जो है, इस तरह से आप टेरर पैदा करते हैं नागरिकों के बीच में, वो मैंने इस बारे में बात करी है कि मैंने कोई ऐसा आतंकवाद की बात नहीं करी। मैंने कहा जो सरकार का आतंक होता है, जो सरकार अपनी जो है कि मशीनरी का आतंक दिखाती है, लोगों को डराती है उसके माध्यम से, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक कानून से चलने को काफी अच्छी लग रही है पीयूष पंत जी। कानून से बाबा ये नाम ही यूपी की जनता ने रख दिया, बुलडोजर बाबा। नहीं देखिए उनको देखिए नहीं उनको अच्छा लग रहा है, जिनका कोई नुकसान नहीं हो पा रहा है, जिनकी अवैध जो निर्माण है उस पर नहीं चढ़ाया गया जो है जेवीसी, जिनके मकान नहीं टूटे हैं उनको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिनके टूट गए हैं, जिनकी कोई गलती नहीं फिर भी टूट गए, उनका क्या है, उनके दुख को जरा देखिएगा। मैं ये कह रहा हूं एक्शन लीजिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। जो इनलीगल ऑक्यूपेशन है वो कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए,
ना कि ये दिखाने के लिए कि साहब हम तो बहुत बड़े सरकार हैं और हम तो तुरंत एक्शन लेते हैं और एक मिनट में ध्वस्त कर देंगे। कोई भी कार्रवाई कानून सम्मत होनी चाहिए। आप नोटिस दीजिए, एक्शन लीजिए, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको जेल के अंदर डालिए। आप जो उसमें लोग रह रहे हैं वहां पे, उनको अंतिम ऐसी स्थिति बननी चाहिए जहां उनके आशियाने तोड़ दिए जाएं। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था निश्चित रूप से करनी चाहिए। ये मैं कहने का मतलब ये है कि अपराधी कोई और होता है। मिली मैं आपसे भी वही सवाल करूंगी ठाकुर साहब से जो मैंने सवाल किया था पंत जी, मेरा सवाल आपसे भी वही रहेगा कि मुझे जगह बताइए, मुझे जगह बताइए सर, कहां पर इस तरह की कार्रवाई हुई। हो सकता है कि मेरी जानकारी में ना हो और आपकी जानकारी में हो, तो वो जगह पता तो चले कि किस पर ये कार्रवाई हुई है जो अवैध रूप से हुई है, ताकि इस मसले को आगे बढ़ाया जा सके। सर अवैध रूप से मैं नहीं कह रहा हूं, अवैध तो उन्होंने किया है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने नक्शे देख के उस अवैध प्रॉपर्टी पे को वैध करार किया गया और जिन्होंने मकान अपने खरीद लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि अगर अवैध है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा जिनके साथ ये धोखाधड़ी, मैं बताता हूं, जिन्होंने अवैध कब्जा किया है उन पे तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो उसमें फंस गया है, जिसका कोई दोष नहीं है, इसका ध्यान रखना होगा सरकार को। अब ये उत्तर प्रदेश की जमीन है, ओखला में, ओखला बैराज। मैं बता देता हूँ आपको, सुनिए, अब बताता हूँ। कानून सम्मत कार्रवाई करिए और उसका भी ध्यान रखिए। जो फंसा है इसमें, जो वो नागरिक फंस गया इसमें अपनी गाड़ी कमाई लगा दी, ये देख के कागज जो फर्जी थे उसके समझ में नहीं आया फर्जी थे, लेकिन फर्जी किसने करवाया उसकी मिलीभगत थी। उनको आप पकड़िए, उसको उसके साथ कम से कम सरकार को हमदर्दी दिखानी चाहिए। चाह रहे हैं आपसे भटनागर जी, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं भटनागर जी। पंच जी, 40 करीब 30 वर्षों से 25 से 30 वर्षों से हौले ओखला बैराज जो उत्तर प्रदेश में आता है वो कब्जा लिया, दिल्ली से यूपी तक पूरा कब्जा लिया और 25 गज 100 गज के इसमें प्लॉटिंग करके काट दिए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश से पिछले साल भी कार्रवाई करी और फिर कार्रवाई करेगी। अब बताइए, हजारों मकानों को जो डूब क्षेत्र है, जमुना का किनारा, जो उत्तर प्रदेश की माफिया जो भूमि है, क्या उसे खाली नहीं करानी चाहिए? आइए एक उदाहरण और देता हूं आपको मैं। हमारे एरिया गाजियाबाद में हिंडन नदी है और 10 वर्षों से उसके ऊपर अवैध कब्जा, अवैध निर्माण काफी लंबा चौड़ा हो चुका है और वो सारा डूब क्षेत्र है और नदी के किनारे है। क्या करना चाहिए उसका, थोड़ा उसका भी बताइएगा। और आगे थोड़ा सा और चलते हैं। एक गाजियाबाद में ही साहिबाबाद है, बहुत बड़ी झील है और आज से 10 वर्ष पहले शुरुआत हुई थी वहां पे माफियाओं ने, और प्लॉटिंग गरीबों ने कर दी और उन बेचारों ने ले ली। क्या लेने वाले को नहीं पता कि यहाँ नदी बह रही है, नहर बह रही है और डूब क्षेत्र है, अवैध है? पता है वो क्यों लेते हैं आपसे? वो जमीन इसलिए लेते हैं कि जो माफिया हमारा कब्जा करवा रहा है वो हमें संरक्षण भी देगा और लाइट भी लगवा के देगा, ट्रांसफार्मर भी लगा के देगा, खड़ंजा भी लगवा के सरकार से देगा। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्रीय विधायक को खरीदेगा, अधिकारियों को पैसा खिलाएगा और उसे पक्का करवा देगा। विधायक किसी और पार्टी का होगा, ये आप कैसे श्योरिटी के साथ कह सकते हैं? हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का हो। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो विधायक, मैं तो किसी पार्टी की बात ही नहीं करी। यानी कि आप अपनी पार्टी को भी कहीं ना कहीं ले रहे हैं ना सर लपेटे में, कि हो सकता है कि बीजेपी के विधायक को भी कारस्थानी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के सर कि आपने कम से कम इतनी ईमानदारी तो रखी। अब बताएं, मैं गलत का क्यों साथ दूं? योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के भले के लिए आगे बढ़ चढ़े काम कर रहे हैं और हमारा कोई विधायक गण कोई गलत काम करे तो मैं उसका क्यों संरक्षण दूं और क्यों साथ दूंगा? मैं सूबे का मुखिया भरी धूप के अंदर अपने प्रदेश को चमकाने के लिए, अपने टूरिस्ट हब को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, गरीब को प्रथम पंक्ति पे आगे लाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मुझे कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है, गलत आदमी के साथ नहीं। और ये छवि सुधारनी चाहिए सब पार्टियों को। और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के राज में हुआ है। हम तो 18 से 20 साल उस सत्ता से दूर रहे जब ये माफियापन चला, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और पंत जी, नोएडा का तो आपको ही पता है कि वहां पे माफियाओं ने कितना काम किया है, 5% पे भी। पीयूष जी, देखिए, एक तो जो है कि प्रदीप जी की आवाज बहुत ज्यादा ही गूंज रही थी, इसलिए बहुत स्पष्ट ये नहीं समझ में आया कि वो क्या कह रहे थे। लेकिन उनका ये कहना था शायद कि उसमें से जो बहुत से बायर्स हैं जो जिनको ये नॉलेज थी कि ये गलत है, इलीगल ये प्लॉट्स हैं
और फिर भी उन्होंने खरीदा, तो ये उनका रिस्क है इस पे, और उनको उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। नहीं, अगर ये वो कहना उन्होंने ये कहा है तो निश्चित रूप से देखिए, ये जिम्मेदारी बनती है बायर की वो ठोक पीट के देखे कि क्या है उसमें, उसने सही है कि नहीं सही है, और अगर उसके बावजूद वो लेता है तो निश्चित रूप से फिर उसको जो नुकसान होता है उसको तैयार रहना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत से ऐसे बायर होते हैं जो ठग लिए जाते हैं, जिनको लगता है कि कागज सही है और वो उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, मेरा बस इतना ही कहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्शन नहीं लेना चाहिए, एक्शन बिल्कुल होना चाहिए, और असली एक्शन उन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर होना चाहिए, उन माफियाओं के ऊपर होना चाहिए, उन नेताओं के ऊपर होना चाहिए जिनकी मिली भगत से ये इलीगल प्लॉटिंग हुई है। क्योंकि सिर्फ एक बिल्डर अपने आप नहीं कर सकता, ये सरकारी जमीन ऐसे कोई ऑक्युपाई नहीं कर सकता है जब तक कि अधिकारियों की मिली भगत ना हो, उन पे भी एक्शन हो। और जिस जनता ने जानते हुए भी इस तरह काम किया है तो फिर उसका नुकसान तो होना ही होना है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर ऐसे कुछ केसेस हैं जहां जनता ने जो ठगी गई है, वो उसको ये कन्विंस किया गया, उसने चेक करवाया कि नहीं कागज सही है, उसके बावजूद अगर उसके साथ धोखा हुआ है, तो निश्चित रूप से सरकार को उसके साथ एक सहानुभूति रखनी चाहिए। ये एक सरकार का धर्म है, वो कहां अपराधियों पे एक्शन ले, लेकिन जो छले गए हैं उनके साथ एक सहानुभूति रखते हुए कहीं न कहीं उनको राहत मुहैया करवाए। मेरा बस इतना ही कहना है। मैं ये एक्शन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक्शन सिर्फ एक्शन करने के लिए और अपनी छवि गढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए, वो कानून सम्मत होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया का उसमें फॉलो होना चाहिए। जब ये भूमाफिया अवैध रूप से कब्जा करते हैं, सरकार को नोटिस देते हैं क्या सर कि हम अब अवैध कब्जा करने जा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो? नहीं, वो तो नहीं करते हैं, वो तो नहीं करते, वो गलत काम कर रहे हैं। अंसारी और ना जाने ऐसे कितने कितने सर रहे माफिया जिन्होंने बहुत लोगों को छला है, बहुत लोगों के घर लूट लिए या कुछ भी कर लीजिए, बड़ी बड़ी अपनी बिल्डिंगें बनवा ली। वो सरकार को इन्फॉर्म कर रहे थे क्या कि हम कर रहे हैं, आप आ जाइए और रोक लीजिए या अपनी जेसीबी ले आइए? जब उन्होंने नहीं किया तो अब सरकार क्यों सोचे कि हम पहले नोटिस दें इन्हें? नहीं, सरकार होती है। देखिए, सरकार और भूमाफिया ये बराबर नहीं होती है। सरकार संविधान से चलती है, सरकार ही नियम कानून बनाती है, सरकारी नियम कानून में बदलाव लाती है, विधायिका से पास होता है। तो सरकार को आप जो है भूमाफिया से इक्वल नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप इक्वल करेंगे, नहीं, अगर आप इक्वल करेंगे तो बस इतना मुझे पता है, जैसी करनी वैसी भरनी। सुनिए, अगर आप सरकार को भूमाफिया से बराबरी पे लाएंगे, तब फिर जो है कि सरकारी आतंक वाला शब्द पैदा हो जाएगा, क्योंकि सरकार संविधान से चलती है, कानून से चलती है। योगी आदित्यनाथ कहां जाकर कब्जा करके बैठे हैं, मुझे ये बताइए सर। अगर आप मेरे शब्दों को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि मैं भूमाफिया के बराबर रख रही हूं या भूमाफिया जैसी हरकत कर रही है सरकार, तो योगी आदित्यनाथ कहां जाकर कब्जा करके बैठे हैं? उनकी संपत्ति आप मुझे बता दीजिए सर, पिछले 5 साल में 6 साल में जब तक सरकार में रहे उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी? आपने जो समकक्ष रख दिया तो फर्क होता है। समकक्ष नहीं रखा मैंने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा। फिर आप ये उम्मीद ना करें कि सरकार आपके लिए रियायत बरतेगी या कानून आपके लिए रियायत बरतेगा। मैंने एक बात कही है, नहीं, आपने सरकार को संपर्क रखा, इसलिए मैंने कहा कि वो सरकार में आप मेरे शब्दों को किस तरीके से पेश करना चाहते हैं वो आपके ऊपर बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। मैं बस इतना जानती हूँ सर कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके साथ रियायत बरतने का कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। लौटूंगी आपके पास अब एक बार निशान, मैं आलू भटनागर जी बहुत देर से निशान जी भी बैठे हुए हैं, एक बार उनका कर लेते हैं। एक्शन होना चाहिए, लेकिन सरकार को कानून सम्मत दिखाई देना चाहिए कि कानून से चल रही सरकार। ठीक है भटनागर जी, अगली बार पूजा की थाली लेकर जरूर जाइएगा। निशान ठाकुर जी, आप ही का रुख करेंगे सर। सहारनपुर में एक कार्रवाई की गई है जहां गैंगरेप के 2 सगे भाइयों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इस कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं आप? और बड़ी बात यह है कि उन दोनों भाइयों का पता लगाने की कोशिश की गई, जब वो नहीं मिले तब जाकर ये कार्रवाई हुई है। एक बात को दोनों तरीके से आप देखिए कि अगर वो दोनों आरोपी नहीं मिले तो उनको पकड़ना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, जो उनकी सजा मुकर्रर होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। फांसी हो तो इससे अच्छा कोई बात ही नहीं होगी अगर वो इस केस में दोषी पाए जाते हैं। तो बात अगर बुलडोजर की जाती है तो उसमें पूरी उनको माननीय योगी आदित्यनाथ या वर्तमान सरकार
या जो भी इस एजेंडे को देख रहा है उसको देखना चाहिए कि उसके माँ बाप जिनके ऊपर बुलडोजर चला है, माँ बाप, बीवी, बच्चे, किसको क्या होगा। जो दोषी है, दोषी को अगर फांसी है तो फांसी की जानी चाहिए। यही मांग भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में ये समाजवादी पार्टी की ये है कि जो दोषी है उससे कार्रवाई जरूर करो, ऐसा नहीं है मत कीजिए। लेकिन अगर दोषी स्वयं वो दो लड़के हैं तो उन दोनों की संपत्ति जितनी उनके हिस्से में आती है सबको नामजद कर दी जाइए, अगर ये कानून के तहत आता है तो ठीक है, इसके खिलाफ कुछ नहीं है। पर बात अगर जैसे गरीब या किसी गरीब के मकान के ऊपर होती है या किसी गरीब मजदूर के ऊपर होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सिर्फ बुलडोजर ही ऐसा हथियार नहीं है कि उनको नाबूद किया जा सके। और बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे तरीके से सजा दी जा सकती है। लेकिन एक मिनट, अगर भारतीय जनता, अरे यार भारतीय, तुम बोलने को देते नहीं हो, तुम हटाओ यार, हट, मुझे जुड़ना ही नहीं है, बात करने देते हो नहीं, दुनिया भर की बातें इधर उधर के घटना कर साहब उल्टी सीधी बात कर रहे हो। आप कुछ तो बोलते हुए शर्म कीजिए। निशांत जी क्या बोल रहे हैं आप? अगर बुलडोजर चला क्यों चला? सुन लीजिए एक बार उनकी बात, लीजिए। वो चले गए, बहस छोड़कर चले गए। बोल लीजिए अब आप भटनागर जी। उन्हें तो भागना था क्योंकि जवाब नहीं ना उनके पास। आप देखिए यहाँ भी सत्ता में ना होने के बावजूद भी आप जो है एक बलात्कारी को आप जो संरक्षण दे रहे हैं आप। अरे उस माँ बापों को सोचना चाहिए ऐसी औलाद ही क्यों पैदा करी जिसने कलम की तरह देश को रस्सी को। कौन से माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा बड़ा होकर रेपिस्ट बन जाए? माँ बाप का क्या दोष सर इसमें? कोई भी अभिभावक नहीं चाहता कि उसका बच्चा कुछ अपराधी प्रवृत्ति में घुस जाए जाकर। माँ बाप से चलती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। श्री कृष्ण की औलादों ने क्या किया आप अच्छे से जानते हैं। वो तो भगवान थे, वो अपने ही बच्चों को नहीं सुधार पाए, तो माँ बाप की गलती नहीं होती सर। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप इस कानून को अगर बना के रखना है तो बुलडोजर चलेगा ही। उन्होंने क्यों नहीं आत्मसमर्पण कर दिया? ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर वो निर्दोष थे तो उन्हें भागना नहीं चाहिए था, और अगर वो दोषी हैं इसलिए वो पुलिस से छिपते फिर रहे हैं। आगे आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए अब संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। जो गलती करेगा भुगतेगा। और संरक्षण के चक्कर में हम आज कहाँ खड़े हैं? राजनीतिक संरक्षण में, इसीलिए हम सबसे पीछे खड़े हैं और आज आगे खड़े होने की बारी आ गई है। आज हमारे प्रदेश के जो गरीब किसान हैं उनकी जमीनें के रेट बढ़ने लगे हैं। आप उन पे चिंता कीजिए। आज चिंता होनी चाहिए कि देखिए वो गरीब जिसको छत मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिन लाखों गरीबों को जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी छत नहीं देखी, आज उन पे छत मिल रही है, छत बन गई है, वो क्यों कब्जा करेंगे बेचारे? आज जो लाइट जो आधी रात को जलती थी आज उनके घर में दिन में भी जलती है, तो वो क्यों कहीं जाएंगे? सब सुविधा उनके घर पर मिल रही है। वो किससे कर? माफिया जो काम कर रहे हैं लगाम तो उनपे कसनी है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ उदाहरण आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने आवास विकास के अधिकारी थे सबकी डिटेल बन रही है, सबकी इंक्वायरी हो रही है, और जिन्होंने 10 वर्षों में अपने बैंक बैलेंस बनाया है या उन्होंने क्या अपनी प्रॉपर्टी बनाई है उसकी डिटेल बन रही है, इंक्वायरी चल रही है, और उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनाई, आप पे इतना धन कैसे आया, स्रोत क्या था। ये सब चीजों पे आना। देखिए सबसे प्रथम शुरुआत कहाँ से हुई? नोएडा अथॉरिटी से, जहां कम से कम 150 से पौने 200 अधिकारियों पे कार्रवाई चल रही है, और बहुत जल्दी सामने आने वाला उदाहरण। और देखिए लापरवाही के लिए सरकार आते ही सबसे पहले एसएसपी को हटाया गया, एक डीएम को हटाया गया। इसलिए काम में लापरवाही, जनता की ना सुनना, अनदेखा करना, और ये एक समझाना है अधिकारियों को कि आप कुर्सी में बैठ के ना जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, जनता की ही सुननी पड़ेगी, जनता की ही करनी पड़ेगी, समझ के। तो ये उदाहरण और एक अच्छी चीज देनी है जिससे कि अधिकारी अपना पूरा समय अपनी कुर्सी को दे, अपने ऑफिस को दे, शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से व्यवहार से और व्यवहारीकरण से लोगों की समस्या सुने और निदान करें। ये एक अच्छा शासन चलाने का तरीका है। और काफी देर से एक बात कह रहे थे कि मान लीजिए किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है तो ऐसे इंसान के लिए सरकार को रियायत बरतेगी। वो तो खुद ही बेचारा धोखे में फंस गया, उसके बाद आप लोगों ने भी कार्रवाई कर दी, वो तो कहीं का नहीं रह जाएगा ना। उदाहरण देता हूँ आपको। अभी नोएडा में धोखाधड़ी हुई थी सन 2020 के आसपास, तो उसमें जो कार्रवाई हुई जिससे धोखाधड़ी करी गई थी उसको अपनी ही जमीन और अपने ही बैंक बैलेंस से पूरा करना पड़ा, और जिसने धोखाधड़ी करी है वो बेच के पूरा करेगा उसका। ये चीजें हैं और सरकार भी उसके साथ खड़ी, इसका धोखाधड़ी हुई है। देखिए सुपरटेक का क्या हुआ, कितने लोगों का धोखाधड़ी करी, आज सुपरटेक कहाँ खड़ा है, जमानत नहीं हो रही है। थोड़ी चीजों को हमें आपको भी सुधार में लानी पड़ेगी चीजें,
ये नहीं है। सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार पे कोई शिकायत या कोई चीजें पहुंचती है तो उसमें एक्शन लेती है ना। और योगी जी तो खुद ही पोर्टल पर रहते हैं, हर चीज को देखते हैं, उन्हें क्या पता कहाँ पे क्या माफिया कर रहा है, कहाँ पे। वो भी मस्त हो जाते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कि क्या करना, मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, आराम से बैठू 5 वर्ष अपना मुख्यमंत्री बन के रहूंगा और 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मगर वो सोच से ऊपर काम कर रहे हैं। आज हमें जनता को, उनके कार्यकर्ताओं को उनके साथ खड़े होकर साथ देना पड़ेगा। प्रदीप भटनागर जी, निशांत जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े और एक बार प्लीज उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, क्योंकि विपक्ष को भी सुनने की आदत आप लोगों को डालनी पड़ेगी। निशांत जी। ठाकुर साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी सर बताएं, अब आप अपनी बात जारी रख लीजिए और प्रदीप जी अब इत्मीनान से आपकी बात सुनेंगे, बताइए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ पन्नू आपका, समय दिया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं समाजवादी पार्टी के बढ़े हुए जनादेश को, बढ़े हुए जन आधार को, बढ़े हुए 2.5 गुना वोट पोल को, बढ़े हुए विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के क्रूर नीतियों के बढ़ते हुए रथ को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। ये मैं धन्यवाद देता हूँ देश की विधवा महिलाओं को, देश की एथिक्स को, जिन्होंने भारतीय समाजवादी पार्टी का साथ दिया। समाजवादी पार्टी का पेपर उठा लीजिए तो समाजवादी पार्टी चुनाव में जीत रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्राप्त जनादेश को, समाजवादी पार्टी को जो जनता के संघर्ष का जनादेश प्राप्त हुआ है उसको स्वीकार करती है समाजवादी पार्टी। और विपक्ष में बैठकर समाजवादी पार्टी सदन से लगाकर जनता के दरबार तक क्रूर नीतियों का विरोध करेगी और विरोध करती आई है, अगर जनता ने संघर्ष का रास्ता दिखाया है तो। लेकिन अगर ये भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सरकार में हो, समाजवादी पार्टी अगर विपक्ष में है तो क्रूर नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगी, भले ही कुछ भी हो। क्रूर नीतियां नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के हिसाब से चलानी चाहिए। पेपर ये लीक नहीं होने चाहिए, महंगाई पर रोक लगनी चाहिए, बुलडोजर जरूर चलना चाहिए, 101% बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन जहां बुलडोजर जाएंगे वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए। पीयूष पंत जी। पीयूष जी आवाज मिल रही है आपको सर? जी पीयूष जी, प्रदीप भटनागर जी ने एक बात कही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जिनके साथ खुद ही धोखाधड़ी हुई है सरकार उनके लिए कहीं से भी कोई रियायत ना बरते, उनकी मदद के लिए भी सरकार आगे रहती है। और नोएडा का एक मामला भी उन्होंने बताया है एक एग्जाम्पल के तौर पर। नहीं तो नहीं, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, सरकार को रहना चाहिए। और सरकार, मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो लोग बिना किसी अपनी गलती के जो लोग पीड़ित हैं तो उनके साथ सरकार को सहानुभूति दिखानी चाहिए। और बाकी अगर दिखा रही सरकार उनकी दिक्कतों को दूर कर रही है तो साधुवाद है, सरकार को साधुवाद है, अच्छा काम कर रही है, सरकार को ये करना चाहिए। और सरकार जो एक्शन ले रही है माफियाओं के खिलाफ वो भी लेना चाहिए, वो भी सही है। और यही देखिए, आप देखिए जो है कि जो खनन माफिया भी बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। तो ये माफियाज ने एकदम लूट के रखा हुआ है पूरा सूबे को, तो एक्शन ले रही अच्छी बात है। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो लोग उसमें पिस रहे हैं उनके प्रति सरकार का एक उत्तरदायित्व बनता है। इनोसेंट जो लोग हैं, जो जनता जिनकी कमाई डूब रही है, उनका भी ध्यान देना होगा। बाकी जो अपराधी हैं उसमें न केवल भूमाफियाओं को बल्कि उन अधिकारियों को भी एक्शन लेना चाहिए और उन नेताओं के भी लेना चाहिए एक्शन, जिनके कनाइवेंस के साथ ये इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। प्रदीप भटनागर जी, अब आखिरी के 5-7 मिनट हम प्रायोरिटी पर भी बात कर लेते हैं कि सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है क्या? यूपी के विकास के लिए अभी प्राथमिकता में आप पूरे उत्तर प्रदेश को अवैध कब्जा मुक्त बनाने पर फोकस कर रहे हैं, या फिर छोटी छोटी समस्याएं जो यूपी के लोगों को आ रही थी वो भी आपकी प्राथमिकताओं में है? इनमें अभी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, इसके अलावा पूरे चुनावों में सर अवैध जानवरों का मसला भी बड़ा जोर शोर से उठता रहा, तो उस पर भी आपकी सरकार काम कर रही है। प्राथमिकताओं में क्या कुछ है? देखिए, हम प्राथमिकता दे रहे हैं शिक्षा के ऊपर है, और हमें शिक्षा को लेके जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करना है। और हमारे यहाँ जो ढर्रा खराब था चिकित्सा को लेके, उसको और दुरुस्त करना है। ये चीजें जो है, शिक्षा और चिकित्सा पे बहुत ज्यादा फोकस है सरकार का, और इस पे काम चालू हो चुका है। और आइए अब चिकित्सा को लेके, जो मेडिकल कॉलेजों में जो बच्चे MBBS की पढ़ाई करते हैं उसकी सीटों को बढ़ाना,
उन मेडिकल कॉलेजों को तैयार करना जो अधूरे हैं, जो हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनना है, जहां चिकित्सा भी मिले और शिक्षा भी मिले और डॉक्टर बन के निकले। उन चीजों पर प्रथम पंक्ति पे हम लोगों को काम करना है। सबसे बड़ी प्राथमिकता एक और है सरकार की, वो है रोजगार। उस रोजगार के लिए कार्य शुरू हो चुका है। जितने भी सरकारी रिक्त पद हैं, जितने भी चीनी मिलें सरकारी हैं, जितनी फैक्ट्रियां बंद हैं सरकारी, उसको चालू करना और रोजगार के अवसर खोलना, ये प्रथम काम है। और ये 3-4 चीजों को प्रथम पंक्ति पे लगे प्रदेश सरकार काम कर रही है और बहुत जल्दी अच्छा डिसीजन आप लोगों का हमारे बीच में आएगा भी। लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो स्वयं खर्चा भी कर सकेंगे। अब आइए महंगाई के ऊपर। देखिए, महंगाई केंद्र सरकार भी लगी है कंट्रोल करने और राज्य सरकार भी लगी है। आज भी पूरे देश के अंदर अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल सस्ता है पूरे प्रदेशों में। ये चीजें लानी है और इन चीजों पे काम करना है। हम लोग तो शराब के विषय में, शराब माफिया और शराब के विषय में भी सोच रहे हैं, मगर हम अगर शराब के ऊपर काम करते हैं तो जितने भी आज गुजरात में देख रहे हैं ना, आप बिहार के अंदर देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इस चीज को लेकर शराब नीति पे भी हम लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है, उसको कैसे दुरुस्त और ठीक किया जाए। बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे काम करना है सरकार को। देखिए, हमें फिर 5 वर्ष मिले और हम पे विश्वास करा है उत्तर प्रदेश की जनता ने, हमारे भाई बहनों ने, माता पिताओं ने, उस पर खरा उतरना है हम लोगों को। ठीक है निशांत ठाकुर जी, जो चलिए आप बात पूरी कर लीजिए सर, फिर मैं अन्य मेहमानों का रुख करूंगी। बताइए। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है निशांत ठाकुर जी, सरकार की प्राथमिकताएं बता दी हैं प्रदीप भटनागर जी ने। विपक्ष के हिसाब से सरकार को सबसे पहले किन मुद्दों पर, किन बिंदुओं पर काम करना शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से एक बात कहूंगा कि कभी भी स्टूडियो में चैनल पे बैठकर किसी के व्यक्तिगत से आप सवाल मत उठाइए, मतभेद विचारों का रखिए, ना कि पर्सनली। ठीक है, आप मुझसे परिचित है ना, आपसे परिचित हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इनको महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में रोक लगानी चाहिए। आप पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, जितने भी वादे इन्होंने किए थे, त्योहारों पर सिलेंडर देने की बात की थी, त्योहार ऐसे निकाल दिए, शपथ करा दी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जनता को जो पसंद था जनता ने स्वीकार किया। लेकिन मैं फिर एक बार बात दोहराना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार जनता के अनुसार चलानी चाहिए, जनता के दर्द को महसूस करना चाहिए। बुलडोजर चलाना कोई गलत बात नहीं है, नाजायज संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना चाहिए, बिल्कुल चले, स्वागत करते हैं इसका। लेकिन अगर जनता के साथ क्रूर नीतियां होंगी, जनता के साथ परेशानियां होंगी, तो समाजवादी पार्टी जवाब देने के लिए खड़ी है। अगर जनता ने संघर्ष है तो सदन से लगाकर जनता के दरबार तक इनके खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी एक रथ ऐसा है जो इनके बढ़े हुए जनाधार को रोक सकता है। जी जी बोलिए ठाकुर जी, बोलिए। इनको बढ़ते हुए जनादेश को रोक सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता को ये बता दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि इनके क्रूर नीतियों वाले रथ को सिर्फ समाजवादी पार्टी रोक सकती है। एक बार मैं पुनः बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मेरा सवाल रहेगा, समाजवादी पार्टी का सवाल रहेगा कि जनता की सरकार आई है तो जनता के आप सरकार चलाइए, जनता के अनुसार चलाइए, बुलडोजर चलाइए, लेकिन जायज जगह बुलडोजर चलाइए, किसी गरीब को मत सताइए। भटनागर जी, उसके बाद मुझे पीयूष जी का भी आखिरी कमेंट लेना। बताइए भटनागर जी, जल्दी से रख दीजिए सर अपना जवाब। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता और ना मुझे करनी चाहिए, तो थोड़ा सा मैं आपको दुरुस्त करना चाह रहा था। मगर आप अपने विधायकों को संभाल के रखिएगा, गुंडागर्दी ना दिखाएं विधानसभा के अंदर। और जनता ने उनको चुन के भेजा है, उनके विकास का कार्य करें, उस क्षेत्र को, अपने विधानसभा को आगे लाने का काम करें, ये चीज समझाइएगा उनको। पीयूष पंत जी, सरकार की प्राथमिकताएं। देखिए, सरकार की प्राथमिकताएं तो निश्चित रूप से रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने एक फौरी तौर से राहत दिया है, जो बिजली के रेट में कमी करी है। हालांकि ये चुनाव के पहले ही डिक्लेयर किया था, लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन अभी सरकार बनते ही ये आदेश दिया गया और 50% जो है कम कर दिया। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी आए थे तो रेट बहुत बढ़ा दिए गए थे, बहुत ज्यादा रेट थे, और उससे किसान भी परेशान थे। उनको भी उनके जो है उनके भी जो रेट थे, बहुत बिजली के रेट बहुत ज्यादा लिए जाते थे, कॉमर्शियल रेट दिए जाते थे। तो ये राहत दी, अच्छी बात, बहुत अच्छा डिसीजन था। मुझे लगता है अब इनको फोकस करना चाहिए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाए।
क्योंकि 5 किलो अनाज दे के नहीं काम चलेगा। आप जनता को जो है कि भुखमरी के कगार पे नहीं ले जा सकते और कह दे कि साहब हमने आपको मरने नहीं दिया 5 किलो अनाज देके। तो इनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि रोजगार के अवसर कैसे हों, और खासकर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसी बहुत ही स्कोप है उत्तर प्रदेश में कि जैसे जो योगी जी ने बात भी करी थी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, लेकिन उसमें कोई खास काम होते दिखाई नहीं दिया। तो उस पे इनको फोकस करना पड़ेगा और रोजगार के अवसर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि भले ही जनता ने वोट दिया इनको, इस दिक्कत के बावजूद वोट दिया, रोजगार नहीं होने के बावजूद वोट दिया, लेकिन युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए जरूरी है कि इनको फोकस करना होगा और रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। मेरा लगता है सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके बाद निश्चित रूप से दामों को कम करना होगा, चाहे वो राज्य सरकार उसमें अपने हिस्से के टैक्स को कम करे, चाहे राज्य सरकार इस तरह के सरकारी आउटलेट बनाए जहां जो है तमाम जो चीजें इस तरह लोगों को कम से कम मिडिल क्लास को भी जो है वो थोड़ी सस्ती मिल सके, वो ताकि उसको थोड़ा राहत रोजगार और महंगाई सरकार की प्राथमिकताओं में फिलहाल होना चाहिए। आप तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद कहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर उतनी ही रफ्तार से चल रहा है जितनी रफ्तार से पहले कार्यकाल में देखने को मिला था। अब इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि इस तरीके से बुलडोजर चलाना किसी हद तक ठीक नहीं है। पहले नोटिस दिया जाना चाहिए और अवैध रूप से जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उन पर कार्रवाई ठीक है, लेकिन पहले नोटिस दें उसके बाद कार्रवाई करें। वहीं ये भी मानना है कि इन बुलडोजर की कार्रवाई में कुछ प्रताड़ित लोग भी हैं, कुछ पीड़ित भी हैं जिनके साथ पहले ही धोखाधड़ी हो चुकी है और अब सरकार का बुलडोजर जब उन पर चल रहा है तो उन पर दोहरी मार पड़ रही है। अब ये सरकार को देखना होगा कि किस तरीके से इस मसले पर कार्रवाई की जाए और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो सुनिश्चित किया जाए कि वो वाकई में भूमाफिया हैं, वो वाकई में अपराधी हैं। इस कार्रवाई के अंतर्गत कोई गरीब, कोई प्रताड़ित वर्ग ना फंस जाए, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।